ना कि जीवन अपनी मर्जी से जीते हैं सभी, कि जीवन अपनी मर्जी से जीते हैं सभी, जब हो मेहनत की बात तो करते क्यों नहीं हो अभी। तो हेलो प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो आइए चलते हैं और वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य किसका जो है निर्धन हो गया है। बालाजी तांबे का, बी बालाजी कुमार, सी अमर सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई बालाजी तांबे। ये जान लेते हैं। एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक नेता जो एक आयुर्वेद चिकित्सक और योग के प्रस्तावक भी थे, डॉक्टर बालाजी तांबे का निर्धन हो गया है। लोनावाला के पास एक समग्र चिकित्सा केंद्र आत्म संतुलना गांव के संस्थापक डॉक्टर तांबे ने आध्यात्मिकता, योग और आयुर्वेद पर कई किताबें लिखी थी। उन्होंने आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलयालम किस अभिनेत्री का निधन हो गया है। कि मलयालम की कौन सी अभिनेत्री थी जिसका निधन हो गया है। ऑप्शन है आपके शरण्या शशि, विजय लक्ष्मी, सी रूपरानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा शरण्या शशि। तो जान लेते हैं शरण्या शशि के बारे में। लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री शरण्या शशि का कोविड-19 जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। उन्होंने लगभग एक दशक तक कैंसर से भी लड़ाई लड़ी थी। इस बीमारी से लड़ने में उल्लेखनीय धैर्य और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए प्रशंसा अर्जित की थी। 2012 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर होने का पता चला था। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने की आईटी क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा। कि किस राज्य ने घोषणा की है। पंजाब, महाराष्ट्र, असम, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र सरकार ने। आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सूचना और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। महाराष्ट्र में राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को दिया जाएगा। महाराष्ट्र के सूचना प्रौद्योगिकी और गृह मंत्री सतेज पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पूर्व पीएम राजीव गांधी के बाद राज्य में एक पुरस्कार शुरू करने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। अब जान लेते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किस बैंक ने किया है। डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किस बैंक ने किया है। ऑप्शन ए है आपका SIDBI, PNB, OBC, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई SIDBI। ओके, आइए चलते हैं और जान लेते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने कम आय वाले समूह के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप आधारित डिजिटल ऋण मंच डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य दिन के अंत तक ऋण स्वीकृत करना है। यह मंच सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यमों के प्रचार, वित्तपोषण और विकास में लगा हुआ है। शहरी क्षेत्र के लोगों को पूरा करने के लिए सिडबी ने ई-बाइक और ई-वैन की खरीद के लिए अपने वितरण भागीदारियों को ऋण प्रदान करने के लिए बिग बास्केट के साथ करार किया है। सिडबी बिग बास्केट पहला डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करेगी जो उधारकर्ताओं के परिवार के सदस्यों को अपने समय के सूक्ष्म उद्यमों के लिए ऋण की सुविधा प्रदान करेगी। सिडबी को अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए और अधिक भागीदारी संस्थाओं के साथ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। अब सिडबी के CMD है S रमन और सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
वित्त मंत्रालय ने कितने करोड़ से अधिक जन धन खाते निष्क्रिय बताए हैं? ये ऑप्शन है आपके 5.82 करोड़, 6.82 करोड़ और सी है आपका 4.82 करोड़। तो ऑप्शन राइट होगा आपका ए 5.82 करोड़। ओके, जान लेते हैं। वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि 5.82 करोड़ से अधिक जन धन खाते निष्क्रिय है कि यह कुल खातों की संख्या का 14% है। इसका मतलब है कि 10 जन धन खातों में से कम एक खाता निष्क्रिय है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बचत साथ ही चालू खाते को निष्क्रिय माना जाना चाहिए यदि खाते में 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कोई लेन देन नहीं है। पीएमजेडी की वेबसाइट के अनुसार जन धन खातों की कुल संख्या 42.82 करोड़ है और शेष लगभग 1.43 लाख करोड़। किसी खाते को निष्क्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से दोनों प्रकार के लेन देन अर्थात डेबिट और क्रेडिट जो ग्राहकों के साथ साथ किसी तीसरे पक्ष के कहने पर प्रेरित होते हैं पर विचार किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इन खातों का उपयोग कल्याणकारी योजनाओं, खाद्य खरीद तंत्र या यहाँ तक कि ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के तहत भुगतान के लिए भी किया जाता है। तब जान लेते हैं भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ओके, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट प्रदान करने वाला कौन सा देश है? जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को पेटेंट करने वाला कौन सा देश है? भारत, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट होगा बी दक्षिण अफ्रीका। आइए जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली को फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित एक पेटेंट प्रदान करता है। डबस, जिसका अर्थ है एकीकृत भावना के स्वायत्त बूस्ट स्प्रेडिंग के लिए उपकरण और प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में अग्रणीय स्टीफन थेलर द्वारा बनाई गई एक एआई प्रणाली है। प्रणाली मानव मंथन का अनुकरण करती है और नए आविष्कार करती है। अब जान लेते हैं डबूस की क्या है। डबूस एक विशेष प्रकार का एआई है जिसका अक्सर रचनात्मक मशीन कहा जाता है क्योंकि वे स्वतंत्र और जटिल कार्य करने में सक्षम होते हैं। यह एप्पल के आईफोन की आवाज़ सिरी जैसी रोज़मर्रा के एआई से अलग है। डबस को आविष्कारक के रूप में सूचीबद्ध करने वाला पेटेंट आवेदन अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका सहित दुनिया भर के पेटेंट कार्यालयों में दायर किया गया था, लेकिन केवल दक्षिण अफ्रीका ने पेटेंट दिया है। सभी प्रतियोगिताओं के लिए जरूरी है भाई। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, प्रिटोरिया, ब्लमफोंटेन। दक्षिण अफ्रीका मुद्रा है दक्षिण अफ्रीकी रेंड और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा। ओके, सिरिल रामाफोसा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस के तेल पहल की घोषणा की है? तो किसके तेल पहल की घोषणा की है? ऑप्शन है आपके ताड़ के, सरसों के, नारियल के, कुर्डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन राइट होगा आपका ए ताड़। ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताड़ के तेल सहित खाना पकाने के तेल में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 11,000 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल की घोषणा की है। पाम की घोषणा की है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि मिशन के तहत किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज से लेकर तकनीकी तक अपनी सुविधाएं मिले। जबकि भारत चावल, गेहूं और चीन में आत्मनिर्भर हो गया है, यह पर्याप्त नहीं था क्योंकि देश आयातित खाद्य तेलों पर अत्यधिक निर्भर है। आयात कम करने के उद्देश्य से पिछले कुछ वर्षों में भारत में तिलहन और पाम तेल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र पहले से ही तिलहन और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन चला रहा है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए वैश्विक युवा विकास सूचांक में भारत कौन से स्थान पर है? जो नया वैश्विक सूचांक आया है उसमें भारत कौन से स्थान पर है? 122वां स्थान है भारत का, 123वां या 121वां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा 122वां यानी ऑप्शन ए इसका राइट है। जान लेते हैं
लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवकों की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचांक 2020 में भारत 122वें स्थान पर है। सबसे ऊपर जो है सिंगापुर है, उसके बाद स्लोवेनिया, नॉर्वे, माल्टा और डेनमार्क। चाड मध्य अफ्रीका गणराज्य है। दक्षिणी सूडान, अफगानिस्तान और नाइजीर क्रम से अंतिम स्थान पर है। अब युवा विकास की त्रैवार्षिक रैंकिंग ने भारत को 2010 और 2018 के बीच सूचांक में अफगानिस्तान और रूस के साथ शीर्ष 5 में शामिल किया। शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में उनके स्कोर में औसत 15.74% की वृद्धि हुई है। अब सूचांक के बारे में। युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, समानता और समावेश, शांति और सुरक्षा और राजनीतिक और नागरिक भागीदारी के विकास के अनुसार सूचांक 0.00 और 1.00 के बीच देशों को रैंक करता है। यह साक्षरता और मतदान सहित 27 संकेतों को देखता है जो 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच दुनिया के 1.8 बिलियन लोगों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 2020 के वैश्विक युवा विकास सूचांक से पता चलता है कि 2010 और 2018 के बीच दुनिया भर के में युवकों की स्थिति में 3.1% का सुधार हुआ है। कुल मिलाकर सूचांक 2010 के बाद से शांति प्रक्रियाओं में और उनकी शिक्षा, रोजगार, समावेश और स्वास्थ्य देखभाल में युवकों की भागीदारी में प्रगति को दर्शाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन धन योजना के तहत किस राज्य ने जीते 7 राष्ट्रीय पुरस्कार। अब वन धन योजना के तहत किस राज्य ने जो है 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। असम, हरियाणा, सी नागालैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी राइट होगा आपका, नागालैंड ने। ये जान लेते हैं। ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर नागालैंड को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जूम वेबिनारा के माध्यम से केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। अब नागालैंड को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। इस बीच राज्य को 7 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ सर्वेक्षण राज्य, सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण और सबसे अधिक संख्या में VDVKC की स्थापना में प्रथम स्थान। इसने सर्वश्रेष्ठ बिक्री उत्पादन और सर्वश्रेष्ठ नवाचार और रचनात्मकता के लिए तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्यों को वस्तुओं के लिए अभिनय और रचनात्मक उत्पादन विचारों के लिए पुरस्कार भी मिला है, जैसे आंवला वाइन, मशरूम की खेती। अब जान लेते हैं भाई कि नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। नेफ्यू रियो और नागालैंड के राज्यपाल है RN रवि। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा। अब पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेजबानी कौन सा देश करेगा भाई। भारत, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए होगा आपका, भारत। आइए जान लेते हैं। भारत इस साल 20 अक्टूबर से देश में पहले इंटरनेट गवर्नर फोरम की मेजबानी करेगा। इस वर्ष की बैठक का विषय डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट है। इस घोषणा के साथ संयुक्त राष्ट्र आधारित फोरम को भारतीय अध्याय यानी इंटरनेट गवर्नेंस फोरम शुरू हो गया है। यह इंटरनेट से संबंधित सार्वजनिक नीति के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न समूहों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने के लिए एक इंटरनेट शासन नीति पर जो है चर्चा मंच है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के समन्वय समिति के अध्यक्ष नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 के शुभारंभ की घोषणा की है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में मोहम्मद मोकबेर को नामांकित किया गया है। तो किस देश के बने हैं भाई ये नामांकित राष्ट्रपति मोहम्मद मोकबेर। ईरान के, इराक के, रूस के, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट, ईरान के। आइए जान लेते हैं। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य के स्वामित्व वाली नींव के अध्यक्ष को अपने पहले उप अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया है। मोहम्मद
मोखबेर ने कई वर्षों तक सेताद या इमाम खोमैनी के आदेश को निष्पादन के रूप में जानी जाने वाली नींव का नेतृत्व किया है। मोखबेर को 2007 में सर्वोच्च नेता अयतोल्ला अली खेमनेई द्वारा इस पद पर नियुक्त किया गया था। सेतवाद की स्थापना मूल रूप से 1980 के दशक के अंत में 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद जब्त की गई संपत्ति के प्रबंधन के लिए की गई थी। अब ईरान की राजधानी है तेहरान और ईरान की मुद्रा है ईरानी तोमान। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई ने किसे नियुक्त किया है? नीरज चोपड़ा को, बजरंग पुनिया, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा को। ये जान लेते हैं। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ लोगों को आगाह करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। नए अभियान के लिए आरबीआई ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से थोड़ा सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें काफ़ी परेशानियों से बचाया जा सकता है। थोड़ी सी सावधानी बहुत सारी मुसीबतों को दूर कर देती है। अभियान में चोपड़ा ने उपयोगकर्ताओं से ओटीपी, सीवी नंबर और एटीएम पिन जैसे विवरण किसी के सामने प्रकट नहीं करने का आग्रह किया है। उपयोगकर्ताओं को अपने ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड और पिन नंबर को बार बार बदलते रहना चाहिए और एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड खो जाने या चोरी होने पर तुरंत ब्लॉक कर देना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिसेफ इंडिया और किसी ने बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन दुनिया बनाने में सहयोग किया है? तो ऑप्शन है आपके फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने और डी भाई ये गलत ऑप्शन हो गया, इनमें से कोई होना था, सॉरी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा भाई? फेसबुक। ओके, फेसबुक राइट है। तो ये जान लेते हैं। यूनिसेफ इंडिया और फेसबुक ने ऑनलाइन सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए सभी बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए 1 साल की संयुक्त पहल शुरू की। साझेदारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चों के लिए एक सुरक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करती है। इसका उद्देश्य बच्चों के लचीलेपन और डिजिटल दुनिया तक सुरक्षित रूप से पहुंचने की क्षमता में सुधार करना, बच्चों के खिलाफ हिंसा और बच्चों, परिवार और समुदायों पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने और हिंसा को बेहतर ढंग से रोकने और प्रतिक्रिया देने के लिए समुदाय और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के कौशल को बढ़ाना है। इसे साझेदारी में एक राष्ट्रव्यापी सोशल मीडिया अभियान और ऑनलाइन सुरक्षा, डिजिटल साक्षरता और मनोसामाजिक समर्थन पर 1 लाख स्कूली बच्चों के लिए अक्षमता निर्माण शामिल है। बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए जाने माने अभिनेता और यूनिसेफ इंडिया के सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना ने वर्चुअल इवेंट के दौरान अपना मुख्य संदेश दिया है। अब जान लेते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय भाई न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है और जो है कार्यकारी निर्देशक है हेनरीटा एच फोरे और यूनिसेफ की स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। फेसबुक की स्थापना हुई थी फरवरी 2004 में। फेसबुक के सीईओ है मार्क जुकेरबर्ग और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को कब से दंडित करेगी आरबीआई? तो बैंकों को कब से जो है दंडित करेगा आरबीआई? 1 अक्टूबर से, 1 नवंबर से, 1 दिसंबर से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट होगा भाई 1 अक्टूबर से। ओके, आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम की गैर पुनःपूर्ति के लिए दंड की योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसके अनुसार वह इन एटीएम पर मौद्रिक दंड लगाकर जो नकदी के से बाहर हो जाते हैं। एटीएम में नकदी की अनुपलब्धता के कारण जनता को होने वाली असुविधाओं से चिंतित रिजर्व बैंक ने ऐसी मशीनों में नोटों की समय पर पुनःपूर्ति करने में विफल रहने के लिए बैंकों को दंडित करने का निर्णय लिया है। एटीएम के माध्यम से जनता के लिए पर्याप्त नकदी उपलब्ध है या सुनिश्चित करने के लिए एटीएम की पुनःपूर्ति न करने के लिए दंड की योजना तैयार की गई है और प्रभाव तिथि होगी। यह योजना 1 अक्टूबर 2021 से प्रभावी होगी। इसलिए बैंक
WLAO और ATM में नकदी की उपलब्धता की निगरानी के लिए एक मजबूत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और कैश आउट से बचने के लिए समय पर पुनःपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। दंड की मात्रा, महीने में 10 घंटे से अधिक के किसी भी ATM में कैश आउट करने पर प्रति ATM 10,000 का एक सामान्य जुर्माना लगेगा। वाइट लेबल ATM के मामले में इस बैंक से जुर्माना लगाया जाएगा जो उस विशेष WLA की नकदी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। बैंक अपने विवेक से WLA ऑपरेटर से दंड की वसूली कर सकता है। अब जान लेते हैं भाई RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, और उसका मुख्यालय है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर। ओके, तो ये तो था हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हमें आपकी कमेंट का और आपके शेयर का इंतज़ार रहता है। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कल फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।